बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं डोगरा जुल्फ़कार मलिक आपसे मुखातब हूँ। बड़े बड़े तारीखी प्रोग्रामात आपने हमारे देखे हैं। तो हमारा जेके टीवी और जेके लीग्स का मसरद कोई खाली अपनी कोई मीडिया के बारे से मशहूरी नहीं है, बल्कि हम किसी काज, किसी मकसद, किसी मिशन पर काम कर रहे हैं। और मिशन का जो बुनियादी चीज़ है वो यही है, इस्लाह अहवाल अपनी भी करनी है और लोगों को भी करवानी है। और चूँकि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का जो अलमिया है वो हम पर अहकामात का शिकार है। जो असल हक़ाइक़ हैं, उनसे बरअक्स जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो रवायतें हैं, उन पर अब डटे हुए हैं और उनके अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसकी मिसाल आप ऐसे रख सकते हैं जी कि हमारे दिमाग की जो सिम है, जो नेटवर्क है हमारे दिमाग का, उसमें पहले से हर सवाल का जवाब मौजूद है और हम हर सूरत में वही जवाब सुनना चाहते हैं। हमारा अलमिया यही है कि हम कोई नई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ना गौर करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई नई बात जो रवायत से हट कर है या हमारे दिमाग जो पहले से फिक्स है, उस बात से हट कर कोई बात होती है, तो हम गालम गलोच पर उतर आते हैं, दस्तों गिरबान हो जाते हैं। जबकि दुनिया जो है वो नई बात पर गौर करती है, तहकीक करती है और अपनी जो पहले से उनके दिमाग में फीड बात है, उसको वो रिव्यू करने की कोशिश करती है। जहाँ पर हमारे बहुत सारे अलमिये हैं, वहाँ पर यही अलमिया समझ और नासमझी वाला जो फैक्टर है वो भी है। आज हम रियासत जम्मू कश्मीर की एक ऐसी शख्सियत को मदऊ कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में वो मौजूद हैं, सरदार शौकत अली कश्मीरी, जो हमेशा तनाज़ात की ज़ात में भी रहे। उनकी तस्वीर के दो रुख हैं। एक रुख पर लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो उनसे वालियाना मोहब्बत करते हैं और अकीदत क्या तक उनसे वो रिश्ता रखते हैं। उनकी दोस्तों की भी एक तवील फहरिस्त है। जब हम उनकी फहरिस्त को टच करते हैं, उनको टटोलते हैं, उनसे पूछते हैं, तो उनकी राय बहैसियत इंसान, बहैसियत दोस्त शौकत कश्मीरी के बारे में बहुत पॉजिटिव होती है। जब उनके मुखालफिन को हम देखते हैं, सुनते हैं, तो वो इल्ज़ामात की भरमार कर देते हैं और ऐसे लगता है कि शौकत कश्मीरी फ़रून वक़्त है। ऐसे लगता है कि शौकत कश्मीरी कोई बहुत बड़े कोई बहुत बड़ा यानी गैर मामूली जुर्म कर चुका है। मैं कुछ जानता हूँ कि शौकत कश्मीरी साहब के साथ मेरा तवील अरसा तक तल्लक रहा और मेरा मानना है, आज मैं उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने बहुत सारी जो बातें सीखी हैं वो सरदार शौकत अली कश्मीरी से सीखी हैं। और आज मैं लाइव हजारों लोगों की मौजूदगी में बात कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी बातें शौकत कश्मीरी साहब से सीखी हैं और उनकी ज़ात में एक मैंने बड़ा जीनियस तदब्बर वाला एक शख्सियत देखी है। आज मेरे प्रोग्राम में शौकत कश्मीरी मौजूद हैं। आज बहुत सारी तल्ख बातें भी होंगी, हक़ाइक़ को हम खरीदने की कोशिश करेंगे। सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ जी। बहुत मेहरबानी जनाब, और बहुत अच्छा लगा आपको स्क्रीन पे देखते हुए। और अच्छा। आपने जो तहमीद बंदी है वो बहुत ही दुरुस्त है और बिल्कुल ये हक़ाइक़ पर मबनी है कि हमारा इर्तिका जो है ना वो मजमूई लिहाज से रुका हुआ है और हम नए हक़ाइक़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से तरक्की की इस तेज रफ्तार दौड़ में हम बहुत पीछे रह गए। आप पहाड़ी हैं और अपने नाम के साथ कश्मीरी लिखते हैं, इतना बड़ा तजाद क्यों है? देखिए, बुनियादी तौर पर ये वक़्त मैं कई दफ़ा इसकी वज़ाहत कर चुका हूँ कि एक तारफ़ है हमारा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ कौमों और कौमियतों के हवाले से, चूँकि हम तरक्की पसंद है और रियासत जम्मू कश्मीर को हम ही वो अव्वलीन लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि कश्मीर एक कसीरुल कौमी और कसीरुल मज़हबी रियासत है। लेकिन जब बैरून कश्मीर होते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर होते हैं, तो उस वक़्त चूँकि कश्मीर जो है वो किसी इलाके का, किसी गाँव का नाम नहीं है, बल्कि रियासत जैसे गलगित एक सिटी का नाम है, बल्तिस्तान स्कर्दू एक सिटी का नाम है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आप कश्मीर को किसी गांव में तलाश नहीं कर सकते, किसी जगह को तलाश नहीं कर सकते, बल्कि ये एक तारीखी तौर पर एक स्टेट का नाम था और बैरून दुनिया जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के बसने वाले लोगों की जो शनाख्त थी वो कश्मीर की थी। तो क्या 1800 शौकत साहब, क्या 1846 से कबल जी इस पूरे खिते का नाम कश्मीर था? देखिए, 1846 से पहले रियासत जम्मू कश्मीर की अगर आप तारीखी हैसियत देखें तो मुगलों ने भी
इसको फतह किया, फिर अफगानियों ने फतह किया, फिर सिखों ने फतह किया। तो रियासत जम्मू कश्मीर की जो कौमियती हैसियतें हैं, लाइक पुंछी हो गए, डोगरी हो गए, डोगरा हो गए, या वैली के लोग जिनको अमूमी तौर पर कश्मीर, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर तारीख के एक बड़े अहद के अंदर एक बहुत बड़ी एज स्टेट जो है वो एक एस्टेब्लिश नाम था। और बैरूनी दुनिया रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के अंदर, जिसको 1846 की ट्रीटी में एक तरह का रेटिफाई किया या इसको रीनेम किया, लेकिन कश्मीर नाम बहुत डोमिनेटिंग नाम था साउथ एशिया के अंदर। इसके तजारती चाहे रवाबित हो या इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट। आपकी कता कलामी हो रही है। मेरा सवाल ये है कि 1846 को जिस खिते में आप रहते हैं, मैं रहता हूं, मैं जम्मू का बेटा हूं, आप पुंछी हैं, पहाड़ी हैं, जम्मुआल भी हैं, उस वक्त क्या इस खिते का नाम कश्मीर था? देखिए, आप ये देखें कि ये इलाके जो है ना वो वन वे आर दी अदर वे। जब हम यूसुफ शाह चक का दौर देखते हैं या बुरशा का दौर देखते हैं, तो इसमें शायद एक आध कोई इलाका जो है वो उसकी दस्तरस में नहीं हुआ होगा, लेकिन कश्मीर की सरहदें चूंकि बढ़ती रही हैं, घटती रही हैं, तो इसलिए यह है कि अगर फर्ज करें कि हम कहीं बाहर जाते हैं, तो मैं अगर ये कहूं कि मैं पुंछी हूं, तो शायद लोग जो है वो उनको फिर पूरा पुंछ का की हिस्ट्री, या मैं अगर कहूं कि मैं जम्मू का हूं तो उसको पूरी जम्मू की हिस्ट्री समझानी पड़ेगी। लेकिन आप अगर रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर होते हैं, तो कश्मीर ओवरऑल इसके अंदर बसने वाले जितनी कौमें और कौमियतें हैं उनकी एक शनाख्त मौजूद है। लेकिन 47 की तकसीम के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये सवाल, चूंकि हम ही लोग हैं जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर की 1846 की जो ट्रीटी है और उसकी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके हवाले से डिफाइन किया कि ये रियासत जो आज मौजूद है, ये रियासत जम्मू कश्मीर है, और महाराजा गुलाब सिंह जो है वो इसका बानी है। और 1846 की जो जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं, इसको रॉन्गली इंटरप्रेट किया गया है। तो बाहसियत सन ऑफ साइल हमें उस ट्रीटी में जो हमें एक रियासत का मालिक करार दिया गया, हमें शहरियत मिली, हम फर्स्ट क्लास शहरी हुए, तो सो दैट हमें इस पे शर्मिंदा होने के बजाय हमें फख्र करना चाहिए कि रियासत जम्मू कश्मीर की ये सरहदें 1846, चूंकि इसकी सरहदें 1846 से पहले मुतय्यन नहीं थी, ये सरहदें घटती थी, बढ़ती थी। बाज दफा जो है वो कश्मीर की सरहदें जो है वो काशगर से लेके मुल्तान से आगे तक गई हैं, लेकिन वो चूंकि डिटरमिन्ड टेरिटरी नहीं थी, एक शनाख्त कश्मीर रियासत की मौजूद थी। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर, जिसको आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना या बैनुल-अक़वामी बरादरी मानती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये शनाख्त हमें कहां से मिली। तो ये शनाख्त 1846 की ट्रीटी ने दी। सो हमें प्राउडली एक्सेप्ट करना चाहिए कि जिस ट्रीटी ने हमें रियासत जम्मू कश्मीर का फर्स्ट क्लास सिटीजन दिया, उस बानी के उस रोल को अकायद के ताबे नहीं रखना चाहिए, बल्कि तारीख की जो सच्चाइयां हैं उन सच्चाइयों को कबूल करना चाहिए। और चूंकि रियासतें कभी भी रजाकाराना तौर पर मार्ज वजूद में नहीं आई हैं, बल्कि रियासतों का अगर तारीखी वजूद देखें तो वो भी किसी न किसी जबर के नतीजे में आई हैं। लेकिन जब वो रियासतें लोगों अपने शहरियों को इक़्तिदार आला मुंतकिल करती हैं, उनको शनाख्त देती हैं, तो फिर वहां से पैट्रियटिज्म जन्म लेता है। लेकिन जो लोग आप ये तस्लीम करते हैं कि जदीद रियासत जम्मू कश्मीर अक्सा तिब्बता की जो बुनियाद है वो 1846 को पड़ी। जा बिल्कुल बिल्कुल। जब 1846 को रियासत जम्मू कश्मीर की बुनियाद पड़ी, तो देन हाउ यू आर कश्मीरी। कश्मीर 1846 से पहले था। 1846 से पहले बाद में जम्मू कश्मीर मार्ज वजूद में आया एक यूनिट के तौर पर, आप इसको मानते हैं। अब अगली बात करते हैं कि जो आजादी पसंद सारे, रियासत जम्मू कश्मीर जो 1846 को मार्ज वजूद में आई, उसी की आजादी की बात करते हैं, लेकिन वो 1846 के मायदे से इनकारी हैं। इसकी क्या वजह है, आप बताएं। देखिए, उसकी बुनियादी वजह जो है वो हमारी कम इल्मी है, तारीख का शऊर ना होना है, और फिर यह है कि एक जो प्रोपेगेंडा रहा है, उस प्रोपेगेंडे के ज़ेरे असर रहते हुए हम अपनी तारीख को तलाश नहीं कर सके, हम अपनी तारीख के साथ अपनी जुड़त नहीं बना सके।
बाकी रहा मसला यह है कि मैंने जब जैसे पहले ही कहा कि कश्मीर कसीरुल कौमी और कसीरुल मजहबी रियासत है, लिहाजा जिस अगर अगर कभी भी इसके अंदर कोई कंसेंसस बिल्ड होगा तो हमारा, मैं फर्ज करें कि त्राड़खल से जब चला था तो त्राड़खल में मैं तो सिंपली शौकत कश्मीरी था, या शायद हम अपनी ट्राइबल शनाख्तों को ज्यादा बिलीव करते थे या उस पर ज्यादा प्राउड था। लेकिन जब कराची में गए और मैंने सिंपली अपना तारीफ कराया, ये नहीं कहा कि मैंने चूंकि उस वक्त मेरे पास भी कोई कश्मीर का या कश्मीरी होने का, हमारे यहाँ तो अमूमी तस्वर ये था कि कश्मीरी वो है जो ख्वाजा हैं या जो पार से माइग्रेट होके आए हैं। लेकिन मेरे प्रोफेसर ने मुझे ये नाम दिया, और ये उस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अंदर ये नाम कोई ज्यादा काबिल फख्र नहीं था और लोग अपनी ये आइडेंटिटी छुपाते थे। इसलिए उस वक्त कराची में जितने भी ज़ेरे तालीम स्टूडेंट्स थे या मजदूर थे, ये तहरीक चली कि भाई हम कश्मीरी हैं और हमें कश्मीरी होने पे फख्र होना चाहिए। और इसकी हमने वो हकायक भी जानने की कोशिश की कि आखिर आजाद कश्मीर से आने वाला आदमी जो है वो क्यों अपनी कश्मीरी आइडेंटिटी को या अपने वतन अपने 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 जो आबाई गाँव है उसका नाम लेते हुए शर्मिंदा होता है। तो उसके बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जो शायद आपके इस 1 घंटे के इंटरव्यू में वो सारे हकायक बयान करना मुनासिब ही इसलिए नहीं होगा कि शायद आपके जहन में कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हूँ। तो इस सवाल को मैंने कि वाई आई एम कश्मीरी, इसको मैं कई दफा बयान कर चुका हूँ, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जब भी आप जाके अगर कहीं रावलपिंडी में किसी को कहें मैं कोटली का रहने वाला हूँ, तो आपको कोई कोटली नहीं कहेगा, आपको कोटली को कश्मीर का हिस्सा मानते हुए लोग आपको कश्मीरी कहेंगे। और ये नाम हमें हमारे उन लोगों ने दिया है जो रियासत जम्मू कश्मीर के कोई तारीखी पस मंजर और कौमों और कौमियतों की अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं है, तो सो वो हमें कश्मीरी कहते हैं। और कश्मीरी कहने में ये कोई किसी कौम का या किसी इलाके का कोई हक नहीं मर जाता, बल्कि एक रोल होता है किसी भी कौम किसी भी रियासत के अंदर किसी लफ्ज का। और क्योंकि ये कोई वैली के साथ मुंतसिब नहीं है, ये कोई सिर्फ श्रीनगर वालों का नाम नहीं है, लिहाजा ये जो हमारे लोग जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, देखें ये जो हमारा जो टेक्स्ट है, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, खास करके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से लेके पीपल्स पार्टी तक और पीपल्स पार्टी से लेके जो जितने भी कौम परस्त हैं, इनका अगर रियासत के बारे में बयानिया है तो वो एक ही तरह का है, और वो है कि हमें 1846 में खरीदा गया, हमें बेचा गया। यानी किसी ना किसी एतबार से इन लोगों के जहन में ये है वो कॉलोनियल कंसेप्ट कि हम ताजे बरतानिया के रिया थे और उसने कोई हमें 75 लाख नानकशाही में बेच दिया। इनको अपने वतन के साथ उस वतन में रहने का, चाहे वो जम्मू वाले हों चाहे वो पुंछ वाले हों, जी जी डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। लोग कहते हैं जी कि खुद मुख्तार कश्मीर का जो नारा था, इसने हकीकी तहरीक आजादी को गैर मामूली नुकसान पहुंचाया। आप क्या कहते हैं? आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया हूं क्योंकि बीच में आपकी आवाज जो है ना वो अटक अटक के आ रही थी, तो अगर मेहरबानी करके रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं, तारीख दान कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं, मुदब्बर कहते हैं कि खुद मुख्तार कश्मीर के नारे ने हकीकी तहरीक आजादी को बहुत नुकसान पहुंचाया। आप क्या कहते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर इंडिपेंडेंट कश्मीर का, खुद मुख्तार कश्मीर का नारा जो है ये एक तरह का रद्द अमल है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो कहता है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो इंडियन यूनियन का हिस्सा है, और पाकिस्तान कहता है कि ये हमारी शारग है। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हालांकि हिंदुस्तान और हालांकि पाकिस्तान के दरमियान ये एक है, आप कह सकते हैं कि एक काउंटर है शारग करार देने वालों को, और वो जो इसको परमानेंटली इंडियन यूनियन का हिस्सा समझते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब कोई कौम आज़ादी की बात करती है, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आज़ादी का मतलब ही उसके इम्बेड में एक सॉवरेंटी होती है कि हम रियासत के अंदर बसने वाले लोगों के
وہ سیاسی اس کی آزادی، معاشی آزادی، ثقافتی آزادی اور اس قوم کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہیں۔ دنیا میں یہ خود مختار اور یہ جو دیگر علاق اور اس طرح کے نعرے نہیں رہے ہیں، لہذا وہاں آزادی کا مطلب یہی۔ لیکن یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کے اندر جو پاکستان کے زیر انتظام تھا، تو لہٰذا ایک رد عمل کے طور پہ ایک وقت میں یہاں نقصان ہوا ہے، اس کا نقصان ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، اس کا نقصان ہوا ہے۔ دیکھیں اگر اس کا نقصان نہیں ہوا تو فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا۔ یعنی کہ اگر اس کے بجائے ریاست جموں کشمیر کے لوگ یا پارٹیاں ری یونیفیکیشن آف جموں کشمیر کا نعرہ لگاتی یا بحالی ریاست جموں کشمیر کا نعرہ لگاتی تو کیا وہ مناسب نہیں تھا، یا ریفرینڈم کا مطالبہ کرتی یا رائے شماری کا مطالبہ کرتی؟ میرے خیال میں ہمارا پہلا نعرہ ہی یہ بنتا تھا کہ ہم ری یونیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں، ریاست کی وحدت کی بحالی کی بات کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، اس میں زیادہ امفیسس ہوتا اور اس میں ہندوستان اور پاکستان کے تاریخی رول کو کا تعین بھی کیا جا سکتا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی جو بدقسمتی ہے کہ چونکہ اس خطے کے اندر نیشنل کانفرنس جو سب سے پرانی جماعت تھی اور ادھر جو ہے وہ مسلم کانفرنس، تو ان دونوں جماعتوں نے بنیادی طور پر جو مطالبہ کرنا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے تھا وحدت کی بحالی کا، لیکن انہوں نے یعنی نیشنل کانفرنس نے خاص کر کے شیخ عبداللہ کے وفات کے بعد تو وحدت کا نعرہ ہی ترک کر کے تو انہوں نے تو تقسیم کے بارے میں کہنا شروع کر دیا، جیسے کہ کوٹلی کے جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہے سردار سکندریا، وہ بھی تقسیم کی باتیں کرتے۔ تو یہ مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کی وہ تاریخی غلطیاں ہیں جو آج کی نسل بھگت رہی ہے، اور وہ یہ مطالبہ جو بحالی کا ہوتا، جو ریاست کی وحدت کی بحالی کا ہوتا، وہ پس منظر میں چلا گیا اور ہلاک ہندوستان، ہلاک پاکستان اور خود مختار، یہ تین نعرے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح کی ایک کنفیوژن اور ایک قیاس پیدا کر دیا۔ حالانکہ ہمارا شوکت صاحب لبریشن لیگ اور محض رائے شماری تمام جو مطلوبہ نتائج یا مطلوبہ چیزیں تھیں، ہماری ڈیمانڈز تھی، وہ ساری کی ساری ان پارٹیوں میں موجود تھیں، ان کے منشور میں موجود تھی۔ ان پارٹیوں کی موجودگی میں یہ ڈیٹ کو 40 مسجدیں بنانے کی کیا وجہ ہوئی؟ کیا اس کی وجہ سے بھی تحریک آزادی کو نقصان نہیں پہنچا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لبریشن لیگ نے اور اس کے بالخصوص لبریشن لیگ کیا میں سمجھتا ہوں کہ مرحوم کیش خورشید جو ہے، چونکہ ان کا ایک جوریڈیکل بیک گراؤنڈ تھا اور اپنے اس جوریڈیکل بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آزاد کشمیر شوڈ بی ڈیفائن، یہ ان لوگوں کو ڈیفائن کیا جائے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر ہم نے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی یعنی یہ اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے کہ باقی مادہ کشمیر غلام ہے اور آزاد کشمیر جو ہے وہ آزاد ہے، اور اس غلام کشمیر کو جو ہندوستان کے زیر انتظام ہے اس کو ہم نے آزاد کرانا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر should be recognized as a representative government of state of جموں کشمیر، اور اس کو مہاراجہ ہری سنگھ کی جانشین حکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ لیکن ہماری مرحوم کیش خورشید صاحب سے بھی کئی دفعہ جب میں زمانہ طالب علمی میں بحث مباحثہ رہا کہ بھئی اگر یہ پاکستان تسلیم نہیں کرتا تو دن ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے، تو دن پہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اور اسی طرح معذر شماری تو اپنے قیام سے ہی لے کے ان کا سارا ایمفیسس جو ہے وہ تھا اس کشمیر کے بارے میں جو بھارت کے زیر انتظام تھا، آزاد کشمیر کے لوگوں کو تاریخ کے اس عمل میں ان کے کیا رائٹس ہونے چاہیے، یہ جو مظفر آباد کی جو کرسی ہے اس کرسی کے ساتھ ہمارے کون کون سے مطالبے ہونے چاہیے اصل میں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ معذر اشماری کا نیشنلزم جو ہے وہ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ رائے شماری ہونے چاہیے، یہ بیسیکلی ہندوستان نے یعنی نہرو جو ہے پرائم منسٹر آف انڈیا، سب سے پہلے یہ اصطلاح انہوں نے استعمال کی کہ جناب
जब तमाम लोग जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं वो पुश बैक होंगे, वो रियासत को खाली कर देंगे, तो हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट करवाएंगे, रायशुमारी करवाएंगे, और लोगों को ये चॉइस होगी कि वो या तो महाराजा हरी सिंह का जो उन्होंने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन किया उसको रेटिफाई करें, या उसको रिजेक्ट करके तो इंडिपेंडेंस के ऑप्शन को जो है वो ऑप्ट कर दें। बाद आज़ाम महज रायशुमारी लेकिन अपने नाम से ही मुतरशे है कि वो रायशुमारी चाहती है। रायशुमारी से मराद उनकी ये है कि ये हक दिया जाए कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं या इंडिपेंडेंट रहें। और दूसरी बात ये थी कि निज़ाम के बारे में महज रायशुमारी का कोई वाज़ेह लाएमल मरतब नहीं था, और अगर हम बहुत तारीख के भी उसमें जाएं तो महज रायशुमारी अपने क़याम से ही उसने आज़ाद कश्मीर की एक तरह की निगेशन और जम्मू कश्मीर जो जो इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम है उनकी सारी तवानाई, सारा जोर उस पे खर्च रहा। इसलिए और फिर उनका कोई तरक्की पसंद रुझान नहीं था, वो एक सिंपली एक नेशनलिस्ट पार्टी थी जिसको आप एक दाएं बाजू की कौम परस्त पार्टी कह सकते हैं। एक बात चलती है जी, चूंकि वो पार्टियां अवाम में जराए असर कर रही थी और उनकी डायरेक्शन बड़ी सही थी, उनको क्रश करने के लिए एक साजिश के तहत खुद मुख्तार जमात की दाई जमातों की बुनियादें डाली गई, इसमें कुछ सदाकत है? डलवाई गई ये बात तो फिर माजरा शुमारी पे भी आ जाएगी, क्योंकि लिबरेशन लीग की मौजूदगी में माजरा शुमारी की क्या जरूरत थी, क्योंकि लिबरेशन लीग का तो अगर उस अखबार से देखा जाए तो उनका फोकस तो ये था कि आजाद कश्मीर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये तो अगर हम ब्लेम गेम में पड़े, या मतलब यह कि नीतों मैं नहीं समझता हूं कि हम इस वक्त कोई लोगों की नीतों पे कोई सवाल करें, लेकिन बुनियादी तौर पर इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जिन्होंने हमेशा आजाद कश्मीर के लोगों को श्रीनगर पे इनकी नजरें हमेशा श्रीनगर पे रखी। ये सवाल रखा हुआ है, मैंने फिर रखा हुआ है, ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। क्या बताएंगे इस वक्त जो दर्जन बार कौम परस्त जमातें हैं, ये नजरियाती तौर पर एक ही नजरिए की अमल है या इनके नजरियात में भी फर्क है? देखिए, जो कदर मुश्तरक है वो तो इतने सी है कि ये सारी पार्टियां जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर को अपना मुल्क मानती हैं और रियासत जम्मू कश्मीर को एक सॉवरेन स्टेट देखना चाहती हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि इस पे क्लैरिटी कितनी एक है, तो जो पार्टियां रियासत जम्मू कश्मीर के क्याम पे ही मुतफिक नहीं है या उस पे ही क्लियर नहीं है कि हमारी तारीख का इर्तका कैसे हुआ, तो उनकी कौम परस्ती, उनकी हुब्बुल वतनी भी मैं नहीं समझता हूं कि वो कोई ज्यादा काबिल यकीन है। इसलिए कि ये तो 1846 की ट्रीटी को मुतनाज़ा जो है वो किसने बनाया? वो उन दानिशवरों ने बनाया जो पंजाब से ताल्लुक रखते थे, और बाद आज़ां इस नजरिए को बाई किसने किया? उन पार्टियों ने किया जो कश्मीर को या तो हिंदुस्तान के साथ ले जाना चाहती थी या पाकिस्तान के साथ ले जाना चाहती थी। तो पैट्रियटिज्म तो या नेशनलिज्म उभरता तब है कि जब आप अपने रियासत जम्मू कश्मीर के क्याम पे, कि इस रियासत का क्याम कैसे आया, जब आप उसके क्याम पे ही आपका इत्तेफाक नहीं है और आप इस पे क्लियर नहीं है, आप शौरी तौर पर ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि महाराजा गुलाब सिंह ने जो है वो इस रियासत को मार्ज वजूद में लाया। महज अपने अकीदों के ताबे आप सच्चाइयों को परखना चाहते हैं, तो सच्चाइयां अकायद के ताबे नहीं होती, वो तो मादी हकीकतें होती हैं जिनको कबूल करना पड़ता है। शौकत साहब, एक बात आप क्लियर करें यहाँ पर कि ये रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी चाहती हैं ये जमातें सारे, लेकिन लोहे पर लकीर है कि जदीद रियासत जम्मू कश्मीर का वजूद 1840 से पहले नहीं था। ये रियलिटी है। ये आजादी पसंद भी हैं, तो ये रियलिटी न मानने की क्या वजह है? ये अक्ल से फारग है या कोई इनके दिमाग में तसब है, या क्या वजह क्या है कि इस चीज को वो मानते क्यों नहीं? जो बात बंदा ये कहता है उसको वो गालियां निकालते हैं, शदीद रद्द अमल करते हैं। इसकी वजह भी प्लीज बताएं, आप बड़े लोग कंफ्यूज है इस बात को। उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि चूंकि तारीख के एक अहद में रियासत कश्मीर रही है जो बहुत पावरफुल रियासत थी, उस पावरफुल रियासत के में
अमूमी तौर पर जो वैली से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो उसकी विरासत को क्लेम करते हैं। अब इन लोगों की अपनी कोई सियासत नहीं है, ना इन्होंने कभी अपनी सियासत की और अपनी तारीख की जानकारी करने की कोशिश की, तो लिहाजा वो चूंकि वैली ने रियासत जम्मू कश्मीर का जिस वक्त महाराजा गुलाब सिंह के दौर में जो क्याम अमल में जा रहा था, तो बाकी तो किसी रियासत ने कोई मजामत नहीं की जो जो जो, जो छोटी मोटी रियासतें थी, लेकिन वैली ने इसके बावजूद मजामत की थी और अल्टीमेटली वैली को महाराजा गुलाब सिंह ने फतह किया। अब जाहिर है कि वहां वैली की लीडरशिप प्राउड करती थी अपनी स्टेट ऑफ जम्मू, स्टेट ऑफ कश्मीर पे। तो ये जो हमारे लोग इधर से जो जिन पॉलिटिकल पार्टियों कोई गलगित से ताल्लुक रखता है, कोई श्रीनगर मुजफ्फराबाद से ताल्लुक रखता है, कोई पुंछ से ताल्लुक रखता है, ये बेसिकली स्टेट ऑफ कश्मीर की उस हिस्ट्री को, जैसे अमूमन आपने भी देखा होगा कि लोग डिक्लेयर करते हैं हमारी 6000 साल तारीख है, लेकिन 6000 साल तारीख का के दावा करने वाले से अगर आप पूछें कि उस वक्त आपकी जबान क्या थी, लैंग्वेज क्या थी, उस वक्त आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, तो इस बारे में या आपके यानी एक पुंछ के, एक मीरपुर के, एक कोटली के और एक श्रीनगर वाले और एक जम्मू वाले या गिलगित और बल्तिस्तान के लोगों के दरमियान क्या नस्लियाती रिश्ता है, तो ये वो बताने से कासर है, क्योंकि उन्होंने तारीख नहीं पढ़ी, उन्होंने पंफलेट पढ़े हैं। और जब पंफलेट पढ़ के आदमी सियासत करता है तो फिर इसी तरह की जो है ना वो उनकी वो एक सिक्काबंद किस्म की जो है ना वो नारे बनते हैं और उन नारों की बुनियाद पर वो सियासत करते हैं। उनको 2 कदम आगे बढ़ना, 2 कदम पीछे हटना, एलायंसेस, वो एलायंसेस जो कोई फ्रूटफुल हो उनको क्रिएट करने की उनमें इस्तेताअत नहीं है। सवाल ये है जी कि नेशनलिज्म जो है वो कौमियत की बुनियाद पर होता है, वो नजरिया किसी कौम का नजरिया होता है, जबकि आपका मानना है कि ये मुख्तलिफ कौमियतों का मजमूआ है, कसीरुल कौम की रियासत है, तो फिर नेशनलिज्म यहाँ पर कैसे लागू हो सकता है कि आप मुख्तलिफ कौमियतें, हर कौम का अपना नेशनलिज्म है, तो फिर आप एक मुल्की सतह का नेशनलिज्म कैसे ला सकते हैं? देखिए बात यह है ना कि जो भी ऐद रहा है, मसलन आज जो है वो 170 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों का जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो जो 100 साल का डोगरा खानदान की हुक्मरानी का ऐद था, उसने लोगों के दरमियान एक साइकी डेवलप की, एक नफ्सियात डेवलप की, लोगों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा किया। तो वो इश्तराक अर्ज, इश्तराक माश ने जिस नफ्सियात को जन्म लिया, तो आज सारी रियासत के लोग कम से कम ये मुतालबा करते हैं कि जो भी हमारा फैसला हो वो यूनिलेटरली ना हो बल्कि बाइलेटरली हो। उसमें जैसे आप देखें कि हमारा जम्मू जो है उसमें बीजेपी की बड़ी अक्सरियत है, यानी उसने ऑलमोस्ट मतलब यह कि इलेक्शन में सीटें उसी ने जीती हैं, लेकिन फिर भी जो 5 अगस्त का डिसीजन आया जो इंडियन पार्लियामेंट ने किया, तो उस पार्लियामेंट के उस डिसीजंस को चंद एक लीडरों को छोड़ के बाकी जम्मू के आबादी, वेदर दे आर डोगरास और दे आर हिंदूज और सिख, उन्होंने उसको नहीं माना। वो कहते हैं कि हमारी रियासत जो है वो एक तारीखी रियासत है, इसको यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया जा सकता। और ये अगर आप मीडिया से बता हूं आप देखें तो सवाए बीजेपी के वो भी जो लीडरान है, क्योंकि उनकी जो मजबूरियां हैं वो हम समझते हैं, लेकिन ओवरऑल कश्मीरी वहां का जो इधर को छोड़े यानी आजाद कश्मीर को छोड़े, लेकिन पार वाला कश्मीर जो भारत के जेर इंतजाम है, आप देखें कि लद्दाख के अंदर भी लोगों ने बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस किए और उन्होंने कहा कि वी मस्ट स्टे विद श्रीनगर, विद कश्मीर। तो लद्दाखी हालांकि उनकी अपनी जबान है, अपना कल्चर है। अब मीडिया तो कहेगा कि जनाब क्योंकि वहां जो मुसलमान है वो ये बात कहते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर एक सिंगल वॉइस भी है तो तब भी इसका मतलब यह है कि लोगों के सामने तारीख का वो रिश्ता मौजूद है जिस रिश्ते की बुनियाद पे, या गिलगित बल्तिस्तान में भी चाहे जितनी भी कोएक्शन हो, जितना भी जबर हो, लेकिन उस जबर के बावजूद अगर वहां कोई एक इक्का दुक्का आवाजें भी उठती हैं कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर,
तो आप इस रियासत की जो जिसको 1846 में मार्च ऑफ जून में लाया गया था, तो यहाँ के लोगों के बेटर इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए और वहदत की बहाली के लिए, ये वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, वो जो 100 साल के अंदर डोगरा खानदान ने इस रियासत के सारी कौमों और कौमियतों के दरमियान पैदा किया है। इसलिए लोग आज भी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अपने मफादात को देखते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के सिर्फ बाहर सिर्फ वो जो रूलिंग क्लास है, चाहे वो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में है या पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर में है, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो इवन इंडियन साइड ऑफ कश्मीर की जो रूलिंग क्लास है, वेदर दे आर वो जम्मू से है या वैली से हैं या लद्दाख से हैं या हमारे फॉर इंस्टेंस मुजफ्फराबाद से हैं, तो अगर आज यहाँ के लोगों को कहा जाए कि चूंकि आप पाकिस्तान को अपने ईमान का हिस्सा समझते हो, तो सो दैट अब जो है वो इस तकसीम को हम लेजिटिमेट कर देते हैं और इसको पाकिस्तान में जम कर देते हैं, तो आई थिंक मेरा ये पूरा मानना है और मुझे पूरा यकीन है कि इस पे जो सबसे ज्यादा मजहमती रोल अदा करेगी वो आजाद कश्मीर की रूलिंग क्लास करेगी, इंस्टेड के ये जिन कौम परस्तों को हम बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, इनकी निस्बत आप यहाँ की रूलिंग क्लास, क्योंकि हमेशा रूलिंग क्लास का जो तारीखी किरदार होता है कि वो अपने मोर पावर्स की बुनियाद पे, नेशनलिज्म बेसिकली उनका हथियार है। नेशनलिज्म सवाल है जी शौकत साहब जी, आम मुशाहिदा ये पाया जाता है कि जो अपने आप को शोरी इनकलाब के तर्जुमान कहते रहे, जो अमन पसंद कहते रहे, जो पॉलिटिकल माइंडेड अपने आप को करार देते रहे, लेकिन जब देखा गया उनके किरदार को तो वो रुजत पसंद भी हैं, वो तस्बीर भी हैं, वो एक मिनट में तहस नहस कर देते हैं, यानी इंतहा पसंदी उनकी जातों में नजर आ रही है। जबकि जब हम राइट विंग की पार्टियों को देखते हैं तो वो बड़ी टॉलरेट हैं, बड़ी अमन से हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बड़े ठहराव से बात करेगी, पीपल्स पार्टी एक दूसरे के इज्जत नफ्स का ख्याल रखेगी। ये प्रॉब्लम क्यों हुआ खासकर कॉन्फ्रेंस गढ़ों में, तो वो इंतहा पसंद है, गालम गलोच की सियासत पर ज्यादा यकीन रखते हैं। असल में बदकिस्मती डोगरा साहब ये है कि हम जिनको कॉम्प्रेस करें वो कॉम्प्रेस हकीकतन है नहीं, वो अकीदा प्रस्त हैं। वेयर एज के जो दूसरी पार्टियां ना, मसलन जमात इस्लामी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, दे आर पॉलिटिकल पीपल। वो बेशक मजहब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके हम खिलाफ हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एंगेजमेंट पे यकीन रखते हैं, डायलॉग पे यकीन रखते हैं। हमारे यहाँ जो सरगर्म बहसें होनी चाहिए थी और अपनी कौम और अपने माशरे को जिन नज़ाई बहसों से गुजार के हम किसी एक नुक्ते पे मुतफिक कर सकते थे, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो रोल है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा है। और चूंकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सारा दारोमदार जो है वो आज़ाद कश्मीर पे है, तो लिहाजा यहाँ पाकिस्तान ने बहुत खूबसूरती से चीजों को मैनेज किया हुआ। और जो कोई भी लोगों के हुकूक की बात करता है तो फट से उस पर एक फतवा आ जाता है, वो चाहे के एच खुर्शीद मारूम या माजरा शुमारी के लोगों जो जब भी किसी ने अब पाकिस्तान के रोल के तयन की बात की तो वो या तो राका एजेंट हुआ या पाकिस्तान दुश्मन हुआ या मजहब दुश्मन हुआ। क्योंकि पाकिस्तानी सियासत ने आजाद कश्मीर पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रखा हुआ कि आप मुसलमान हो, आपको दवाई की जरूरत नहीं है, आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, आपको इदारे एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, आपके इदारों को लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर करने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा जिस किसी ने भी का यानी ये जो एक्ट 74 है, हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारे रहनुमा जो है वो इस एक्ट 74 को इसको इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन करार देके इसको ग्लोरीफाई करते रहे, इस पे फख्र करते रहे, लेकिन उसमें सेक्शन 56 जो है वो आजाद कश्मीर की हुकूमत का भांडा भी चुराए फोड़ देती है कि इस सेक्शन के तहत पाकिस्तान की हुकूमत को ये अख्तियार है कि वो जब चाहे जिस वक्त चाहे आजाद कश्मीर की हुकूमत को डिसमिस कर सकता है। शौकत साहब एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी कि अक्ल ये कहती है, हिस्ट्री ये कहती है कि 24 अक्टूबर का तसलसल है 4 अक्टूबर, यानी 4 अक्टूबर भी 24 अक्टूबर की ही एक शक्ल है, लेकिन आपकी कॉन्फ्रेंस जमाते हैं 4 अक्टूबर को यौम जमहूरिया बनाती हैं, ये तजाद क्यों है?
देखे, मैं अगेन फिर ये कहूंगा कि वो अपनी रियासत के और रियासत की उस वक्त की पॉलिटिक्स का उनको ज्यादा बेहतर अदराक नहीं है, शऊर नहीं है। वरना 4 अक्टूबर इट वाज ए टोटली कंस्पिरेसी अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द कश्मीर। इसलिए कि उस वक्त कौन आदमी कह रहा था कि रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हम बनाना चाहते, हम कोई हलाक नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी सॉवरेनिटी बरकरार रखना चाहते। वो तो आपका रूलर था महाराजा हरि सिंह। उसको कंपेल किसने किया? ये जो 4 अक्टूबर है, ये तो 22 अक्टूबर की इन्वेजन का आउटकम है। और जो 4 अक्टूबर की हुकूमत है वो कोई एक दिन भी, मतलब वो तो एक पेपरों में, और वो तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री गजट वो पेपर था, पिंडी के पेरिस होटल में बैठ के तो एक खाका जो वजारत अमूर पाकिस्तान जो है वो वजारत खारजा का एक ब्रेन चाइल्ड था, और उसमें जमात अहमदिया के चूंकि सर जफरुल्लाह खान साहब जो पाकिस्तान के वजीर खारजा थे, और जमात अहमदिया का रोल जो है वो ये था कि वो रियासत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के अंदर शामिल करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ तहरीकों को फाइनेंस भी किया, और जो पहली महाराजा हरि सिंह के खिलाफ मसल्ला जदोजहद जिस ऑर्गेनाइजेशन ने की उसका नाम था अल फुरकान, जो जमात अहमदिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर मुश्तमिल थी। तो ये एक लंबी बहस है, लेकिन चूंकि हमारे दोस्त अहबाब जो है वो वही मैंने कहा ना, जो माजिर आशमारी ने जो पॉम्फलेट लिख के उन्होंने 4 अक्टूबर को ग्लोरीफाई करना था तो उन्होंने कर दिया। बाद में आने वालों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय, मैं आपको एक छोटा सा एक वाकया अगर आप मुझे टाइम दें, हम एक दफा हम भी ये नारे लगाते थे, हम भी ये चॉकिंग करते थे। ये ऐसी बात नहीं है कि जो है ना कोई हम इनसे मुबर्रा है। तो मुजफ्फराबाद में मैं और आशिक हमदानी जो है वो रोड पे नारे लिख रहे थे। हमारा चूंकि कन्वेंशन था 90 में, तो हम लिख रहे थे हमारा जमहूरिया 4 जमहूरिया है, कश्मीर जिंदाबाद है, और कश्मीर आर्मी बहाल करो। तो एक रात के 11 बजे थे, तो एक साहब जो है वो उसने चादर सी ओढ़ी हुई थी, तो हमसे पूछा कि आप किस आर्मी की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं? तो हमने बड़ा जज्बा ईमानी से कहा कि हम उस आर्मी के बहाली का मुतालबा कर रहे हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर की आर्मी थी। तो उस आदमी ने कहा कि आए मैं आपको चाय पिलाता हूँ, और उसने कहा वहां बैठते ही उसने कहा कि उस आर्मी की आप बहाली की बात करते हैं जो सोहलतकार बनी, हमलावरों के साथ मिल गई, जो अपने मुल्क से अगवा होने वाली खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी, और हजारों लोगों को रिलीजियस और कम्युनल बेसिस पे उनका कत्लेआम हुई, और वो किसी भी एग्रेसर का हाथ नहीं रोक सकी। उस आर्मी की बहाली का आप नारा लगा रहे, जो ही ट्राइबल इन्वेड हुए और ये उनके साथ मिलके ये भी लूट मार में लग गए। तो मैं उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसका नाम मैं आज भी नहीं जानता हूँ, मुजफ्फराबाद में मैं और आशिक हमदानी थे, तो मुझे उसी वक्त ख्याल आया कि ये बात बंदा तो दुरुस्त कह रहे हैं। फिर हमने मताला शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा शौकत साहब ये बताएं कि जो लोग जो कॉम्प्रास जमाते हैं संताली को महाराजा के खिलाफ गन उठाने वाले बंदूक की बर्सियां बनाती हैं, इसको आप शॉर्टली मुख्तसर सा बताएं, फिर अगली बात करते हैं। देखिए, ये तो मैं समझता हूं कि जो बर्सियां बनाते हैं तो उनका जिस तरह का बर्सियां बनाने जो उसमें जो लोग जिन्होंने वो जिसको वो समझते हैं कि इन्होंने कोई बड़ी कुर्बानी दी थी, तो जैसा उनका शौर था तो इसी तरह बनाने वालों का भी शौर है। और ये जाहिर है कि हमारे, आप देखिए मलक साहब एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझे कि आजाद कश्मीर जो आज है 70 साल गुजर गए हैं, लेकिन आपके पास पूरे आजाद कश्मीर में एक भी रेफरेंस लाइब्रेरी नहीं है जिसमें अगर एक आप अच्छा आर्टिकल लिखना चाहें तो आपको कोई रेफरेंस बुक्स मिल सके। आपका जो सिलेबस है स्कूलों और कॉलेजों में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको समझें। तो ये मैं समझता हूं कि हमारे तो शौर को कुंद करने के लिए एक मसलसल 70 सालों से एक तरफा प्रोपेगेंडा। आज तो ये गनीमत है कि आप जैसे लोग
नेट पे अपने सोशल मीडिया पे आ गए, वरना तो हम लोग जो आजाद कश्मीर था ये नवाए वक्त की बेस्ट मार्केट, जो सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार आजाद कश्मीर होता था, क्योंकि आता ही नवाए वक्त था, चूंकि आजाद कश्मीर की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करता था, इसलिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो मोस्ट मतलब पीरियड इक़्तिदार में रही। तो जाहिर है कि लोगों के पास जो अल्टरनेट सच्चाइयां हैं वो जब नहीं पहुंचेंगी, तारीखी सच्चाइयां नहीं पहुंचेंगी, तो लोगों का इसी तरह का जो है ना अंधा काना शऊर डेवलप होगा। जनाब आपके बारे में आपके मुखालफिन दस्तावेजी सबूत भी लेकर सामने आते हैं और कहते हैं कि आप इंडिया के लिए काम करते रहे हैं, इसमें क्या सदाकत है? देखिए मलक साहब, अगेन मैं ये कहूंगा कि इंडिया जैसा एक रीजन के अंदर पावरफुल मुल्क, एक वो आदमी जो अपने वतन से एग्जाइल में चला गया, वो इंडिया की कितनी खिदमत कर सकता है, उसके लिए कितना काम कर सकता है। और अगर ये काम, अगर काम इसको कहते हैं कि मैं आजाद कश्मीर के लोगों की एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करता हूँ, तो ये तो हमेशा ही रहा कि पाकिस्तान में आप ये देखें कि मोहतरमा फातिमा जिना, जो जिना साहब की बहन थी और जिसको कहते हैं कि तहरीक आज़ादी में जिना साहब के कंप्यूटर और मतलब यह कि फातिमा जिना का अहम रोल है, तो उसको भी इन्होंने इंडिया की एजेंट बना के छोड़ा। जुल्फकार अली भुट्टो, ये कौम ही, आप इस कौम का अलमिया देखें कि जो आदमी पाकिस्तान का यानी वो जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन मुंतखब हुआ, उसको फांसी देने के बाद उसका फतरा देख रहे थे कि जो है ना ये मुसलमान भी है, यानी जो आदमी वजीर खारजा रहा, जो उस मुल्क का सदर रहा, जो उस मुल्क का वजीर आज़म रहा, और पहला आप ये कह सकते हैं कि इस पाकिस्तान का मुंतखब वजीर आज़म था, उसको फांसी देने के बाद उसका खुद खतना चेक कर रहे थे। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम आजाद कश्मीर के लोग किस जबर तले बंधे, किस कौम की गुलामी हम कर रहे हैं, जिस कौम के लोगों की ना कोई रवायत है, ना उनकी कोई कदर है, और ये सारे लोग उनके तलवे चाटते हैं। और जब मैंने उस पाकिस्तान का किरदार कहा कि सबसे पहले श्रीनगर की तरफ देखने से पहले मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद की तरफ देखो कि इसका क्या रोल है तहरीक में, हमारे कश्मीर में, तो है कि वो क्या हमारे लिए मतलब यह फूल भेजते, उसके लिए हमने कैदो बंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। और फिर ये जो उनके तनख्वाहदार हैं, तो इन्होंने आज जो मराठी वही लोग आप कह रहे हैं। और मैं तो शुक्र अदा करता हूँ भाई, अगर इन लोगों का कि ये मुझे वो इंडिया के लिए काम करने का कहते हैं। इनका क्या है, अगर ये कल से ये मशहूर करते कि नहीं जी मतलब यह कि ये तो पाकिस्तान के लिए काम करता, तो मैं कौन सा मतलब यह कि जो है ना ये किधर के रसमैया, ये सवाल मैं कर रहा था, सवाल कर रहा था कि मैं कहता हूँ कि शुक्र है कि इस स्टेट जो अपने आवाम को हक देने के लिए तैयार नहीं है, इस स्टेट के साथ मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं। आप ये बात गुज़श्ता चंद सालों से वही लोग बकसरत कह रहे हैं कि शौकत कश्मीरी साहब, यूके पीएनपी साहब अब पाकिस्तान के साथ हो गए हैं और इंडिया को उन्होंने बर्बाद कर दिया है, इसमें कुछ ताकत है? मैं समझा नहीं, अगर आप दोबारा, असल में आपके आवाज में कड़कड़ बहुत आ रही है। आपके मुखालफिन अब ये कहते हैं कि यूके पीएनपी सरदार शौकत अली कश्मीरी ने इंडिया की मुखालफाना पॉलिसी तब्दील कर दिया और अब वो पाकिस्तान के पगले इंडिया की दोस्ती तब्दील कर दी है, आप पाकिस्तान के दोस्त बन गए। देखें बात यह है ना कि वो कहते हैं कि फतवे बाजू ने तो हर सूरत में कोई ना कोई फतवा लगाना होता है। तो हमारा मलक साहब ये है कि एक इंडिया की ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के हवाले से एक लेजिटिमेट कैरेक्टर था, रोल था, किरदार था, उस रोल को हम एक्सेप्ट करते थे। और शायद मैं पहला आदमी हूं जिसने ये कहा कि ये ट्रीटी आपके लेजिटिमेट रूलर ने की है, जिसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तस्लीम करते थे। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी ने और अंग्रेजों ने मुतफिका तौर पर प्रिंसली हेड को यह अख्तियार दिया था कि वो रियासतों के मुस्तकबिल का फैसला करें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारे हुक्मरान का पैट्रियटिज्म ये था कि उन बुरे हालात में कि जब पाकिस्तान ने तमाम रस्र और साइल पर पाबंदियां लगा दी
और 22 अक्टूबर को ट्राइबल इन्वेजन कर दिया और लाखों लोगों को बेघर और लूट मार और कत्लो गारतगरी शुरू हुई, तो उस वक्त भी उस रूलर ने इंडिया के साथ जो ट्रीटी की, दैट ट्रीटी वाज प्रोविजनल। जब 5 अगस्त के बाद इंडिया ने यूनिलैटरली उन तमाम मायदों की परवाह किए बगैर उसको अपना हिस्सा करार दिया, तो देन उसके इस बदलते हुए रोल को हमने क्रिटिसाइज किया। बाकी ये है कि देखें, हमारी दुश्मनी ना जाती तौर पर ना मेरी दुश्मनी कोई पाकिस्तान के साथ, मेरे तो सबसे ज्यादा दोस्त पाकिस्तान में है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हिंदुस्तान के लोग तरक्की करें, पाकिस्तान के लोग तरक्की करें, हमारा खित्ता तरक्की करे, और ये जंगी जुनून में इस खित्ते को मुब्तला रख के जंगबाज गुफ्तों को जो फायदा पहुंचाया जा रहा है, उन गुफ्तों के लिए जरूरी है कि न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर बल्कि साउथ एशिया के अंदर पीस की कॉन्स्टिट्यूएंसी को, पीस को बरकरार रखने के लिए इकदाम किए जाए, ताकि ये लोग आज देखें कोरोना वायरस में किस तरह हमारे लोग जो है वो बेदस्तपाई दिखा रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने तो टैंक खरीदे, इन्होंने तो जो है वो जंगी जहाज खरीदे, इन्होंने तो मिसाइल खरीदे, इन्होंने तो न्यूक्लियर डिटरेंट्स बनाए, लेकिन लोगों के लिए अच्छे अस्पतालों की सहूलतें, चूंकि हेल्थ पे जो 1.5% बजट खर्च होता है और तालीम पे 2% बजट, तो आखिरी एक सवाल है, इस पर आप जवाब दें, फिर मैं नाज़रीन के सवाल लेने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान करोड़ों लोगों की मादरी वतन है जिससे वो मोहब्बत करते हैं, तो जब जम्मू कश्मीर का कोई आजादी पसंद उस 20 करोड़ लोगों की मादरे वतन को गालियां देता है, तो वो क्या आजादी पसंद हो सकता है? आप किस नजर से इस बात को देखते हैं? आप देखिए, बात यह है कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हमें उन धरतियों यानी हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले लोगों या पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोगों का बेहद एहतराम है, और उनके उस एहतराम में हमें लफ्जों का जो चुनाव है वो बहुत दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन बाज दफा अदब ने भी बाज मौकों पे अपनी कम आयगी का इजहार किया है, और कुछ अल्फाज ऐसी रियासतों के लिए कहने पड़ते हैं जो रियासतें अपने अवाम को बुनियादी सियासी, समाजी और माशी हुकूक, वो चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, तो जब हम तनकीद करते हैं तो वो रियासतों के हुक्मरान तबकों के उस किरदार को करते हैं, ठीक है के अंदर बसने वाले लोगों का। आजाद कश्मीर के सीनियर साफी हैं मसूद अनीस, हमारे साथ जैसा मौजूद है, वो कहते हैं कि दुनिया को तारीख से कोई गर्व नहीं होती, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। इसमें कोई वजन है? इस बात में बहुत वजन है, इस बात में बहुत वजन है, इसलिए कि आज जो मौजूद है हम तो कम्बैट कर रहे हैं मौजूद में, लेकिन जब हम रियासत के अपने लोगों के जो कन्फ्यूजन और क्यास और प्रोपेगेंडे से उनके की जो जहन जहर उलूदा है, तो वहां तारीख का कहीं ना कहीं रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन जनरली ये बात दुरुस्त है कि हम आज के जो तजादात हैं और आज के जो मसाइल हैं उनको कम्बैट करने के लिए बेहतर हमें हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों को अमन मिले, खुशहाली मिले, और उनकी जनरेशंस जो है वो हमेशा वार जोन में ना रहें, बल्कि वो पीस जोन में आए और तरक्की की इस तेज रफ्तार दौड़ में वो भी इस काबिल हो सके कि वो भी कम्बैट कर सके, वो भी मुकाबला कर सके, और उनको भी जिंदगी की खुशियां मिले। शोको साहब, बहुत सारे लोग हैं हमारा प्रोग्राम जो देख रहे हैं, मैं देख रहा था कि कोई कौन का सवाल हो तो मैं रखें, लेकिन सवाल नहीं है, खाली उन्होंने नीता मिश्र है पाक ने कहा कि रोमन उर्दू में लिखा हुआ समझ नहीं आ रही है। अभी हम आपकी पार्टी पर थोड़ा सा जिक्र करते हैं, फिर लोगों की हाजिरी लगवाएंगे, क्योंकि सवाल कोई नहीं है, खाली कमेंट है। शोको साहब बताएंगे कि आपने जिद्दोजहद की, रियाजत की, और मैं समझता हूँ कि हजारों लोगों के चूल्हे आपकी जेब खर्च से चले, लेकिन इसके बावजूद यूपी पीएनपी को आप पार्टी बनाने में कामयाब नहीं हुए। इसकी वजह क्या है? कि लोगों में वफा नहीं है,
हमारे यहाँ की जिबिल्लत मफाद परस्त है, धोखेबाज है, या हम ना समझें? इस पर थोड़ी सी वजाहत करें आप। डोगरा साहब, बात यह है कि यहाँ और कौन सी पार्टी है? मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर तो बाकी तो सारी पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पे जिस वक्त पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का दस्ते शफकत नहीं रहा, तो आप ये देखिए कि वो पार्टी अपना वजूद बरकरार रखने में मुश्किलात का शिकार है। लिबरेशन लीग को देख लीजिए, तो हमारी पार्टी ने तो एक चूंकि बहुत ही टफ स्टैंड लिया है और आम रवायती जो फिक्र और सोच और प्रोपेगेंडा था उसके मुकाबले में तो मैं समझता हूँ कि यकीनन ये एक मुश्किल सफर है, और इस मुश्किल सफर में नहीं सर, आपको इनका मुकाबला नहीं हो सकता ना। आपको इसलिए मैंने कहा कि मैं जाती तौर पर जानता हूं कि आपने गैर मामूली तौर पर अपने कारकुनों को माहौल और मददगार रहे हैं, और जितना आपने उनके साथ वफादारी की है उसके बदले में तो आपके साथ भी वफा करने की यदि उन्होंने नहीं की है। वो तो हर महीने में ब्लैकमेलिंग वाला फोन ही करते हैं, कोई से फोन करवा देते हैं मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, उनमें छोड़नी नहीं होती, वो खाली आप तक मैसेज करवा रहे होते हैं। ये जबिल्लत पर आप की बात करें कि ऐसा कल्चर क्यों हुआ हमारे यहाँ? अलग साहब, बात यह है ना कि ये भी हमारे जो जो मुल्की हालात हैं, जो पॉलिटिकल अनएथिकल वैल्यूज है, तो उन वैल्यूज का ही कहीं ना कहीं असर है। चूंकि कहीं ना कहीं जब दिमाग में एक अपनी आइडियोलॉजी पे यकीन नहीं रहता और वो ये समझते हैं कि हम फतहमंद नहीं हो सकते, तो ये तारीख का चूंकि आपको जिंदा रखती है, यानी आप में करेज, आप में स्पिरिट, आप में इमोशन जो है, वो आपको हिस्ट्री का नॉलेज, अपने समाज का इल्म देता है कि आप जरूर फतहमंद होंगे, चूंकि आप कोई डॉगमा नहीं बयान कर रहे हैं, आप कोई अकीदा नहीं बयान कर रहे हैं, बल्कि आप माशरे की साइंस बयान कर रहे हैं। लेकिन जिनका असल में इल्म और शऊर इतना मुनज़्ज़म नहीं होता, तो वो बाज दफा हालात के इस जबर का शिकार होके तो वो समझते हैं कि हम फतहमंद नहीं हो सकते, तो लिहाजा वो छोटे छोटी अपनी रास्ते तलाश करने की कोशिश करते हैं और उसमें भी वो कामयाब कभी नहीं होते। कभी मायूसी होती है आपको? कभी मायूसी हुई है इस बात से? नहीं, मुझे कभी मायूसी नहीं हुई है, बल्कि मैं हमेशा उन लोगों को जिनको मायूसी होती है उनको मार्जिन देता रहता हूँ कि कोई बात नहीं है, तारीख के इस सफर में ये फिर आके इसी काफिले में मिलेंगे, इसलिए कि इनको कहीं और किसी जगह कोई इत्मीनान नहीं आएगा। तो लिहाजा मैं मतलब यह है कि किसी कभी भी बेसब्री का मैंने मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों के अमूमी मसाइल क्या हैं, और उन अमूमी मसाइल में जब वो घबरा जाते हैं या उनको कोई छोटा मोटा इंसेंटिव मिलता है तो वो इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन उनकी उनका जो बिलीव है वो आज भी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी का वो रोड मैप जो अमन का था, जो कौमों और कौमियतों की तारीखी हैसियतों को देने का, जो हक देने का था, वो लोग उससे इत्तेफाक करते हैं। और आप ये देखिए कि हमें छोड़ के कोई अगर किसी पार्टी में गया भी है तो वो फिर वहां भी कोई अपनी सलाहियत का मुजाहरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो वहां जाके भी तो उसको अंदाजा हुआ। और कई लोग आपके सामने हैं, वो मुख्तलिफ पार्टियों में गए और बराबर अपने अपने ग्रुप बना के बैठे हुए, आजकल वो वही बातें दोहराते हैं जो जो उन्होंने हमारे स्टडी सर्कलों में सीखी थी। शौकत साहब, तो आपके लोग बारे में आम बात ये चलती है, शौकत साहब आपके बारे में आम बात चलती है कि आप अपनी पार्टी में किसी को मजबूत होने नहीं देते। जब कोई मजबूत होने की कोशिश करता है, कारकुनों में पिजराई हासिल करता है, तो आप खुद पार्टी में डिवीजन पैदा करवा देते हैं। इसमें कोई सदाकत है? देखिए, एक जलावतन आदमी, और फिर ये है कि जिसको पाकिस्तान की पूरी एस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ हो और रवायती पार्टियां भी उसके खिलाफ हूं, तो वो इतना पावरफुल तो हो नहीं सकता। हाँ, अगर ये बात मैं वहां होता तो कोई कहता भी तो उसमें कुछ ना कुछ सदाकत होती कि मैं ज्यादा मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मैं तो गुज़श्ता 20 सालों से चला बर्तन हूँ। और जब कभी भी किसी ने कोई इस तरह का, जैसे आपको आपके सामने की बात है कि 2012 में जब कुछ लोगों ने, तो हमने कहा ठीक है, आप लोग जो है वो हम पार्टियां तोड़ के तो आप इलेक्शन करा के अपना लीडर मुंतखब कर लें।
आप तो उस बात के गवाह हैं। हम तो नहीं मतलब यह कि हमने कोई राय फरारियत अख्तियार नहीं की, हमने ये कहा कि अगर आप मेरे विजडम को बिलीव नहीं करते हो और ये जो रोजाना आप लोगों ने एक दूसरे की टांग खिंचाई के मंसूबे बनाए हुए हैं, तो लिहाजा इन मंसूबों को तर्क करके अपनी एनर्जीज को कंसंट्रेट किया जाए। और वक्त और हालात ने वो बात दुरुस्त साबित की कि फिर लोगों को वापस जो है वो इसी पार्टी के अंदर आना पड़ा। तो मैंने तो कभी आप तो खुद इस बात के गवाह हैं कि मैंने डॉक्टर हमेशा साहब, जो आदमी आपके बारे में पार्टी के अंदर लोगों को रिक्रूट करता था, आपके लोगों को बारे जमा में करता था, मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करता था। सर, और आपके बारे में आपके साबका दोस्त कोलीग्स ये मानते हैं कि आप बजाय डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन आपके अंदर एक बहुत सख्त गिर डिक्टेटर छिपा हुआ है जो अपने फैसले की नफी करने वाले को कभी माफ नहीं करता। अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल में सरदार इश्तियाक साहब को मतलब यह कि जो हमें छोड़ के चले गए थे उनको हम दोबारा सेक्रेटरी जनरल ना बनाते। तो हमने तो जब वो वापस आए तो हमने उनकी उन सलाहियतों का एतराफ करते हुए हमने उनको फिर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, और आपको पता है कि तरक्की पसंद पार्टियों में चेयरमैन की निस्बत सेक्रेटरी जनरल ज्यादा पावरफुल होता है, उसके पास ज्यादा अख्तियारात होते हैं। तो ये ऐसा ये जाहिर है कि कुछ लोगों के पास कुछ कहने का होता नहीं है, तो वो कभी किसी को डिक्टेटर कहते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कई लोग ऐसे हैं जो इस बात पे गवाह हैं कि मैंने हमेशा उस वर्कर की ज्यादा इज्जत की है जो पार्टी की यूनिट साजी करता था, जो पार्टी को बनाता था। और उसको हम हमेशा ओवरसीज यूनिटों को भी कहते थे कि उस आदमी को सपोर्ट किया जाए चंदे की शक्ल में, हर एतबार से, इसलिए कि पार्टी जो है वो बनेगी उसी वक्त जिस वक्त इसके यूनिट जो है वो निचली सतह पे होंगे, टाउन में होंगे, तहसील में होंगे। प्रोग्राम चुके आप इख्तिताम की तरफ जा रहा है, चंद जरूरी बातें, कुछ लोगों के सवाल भी आगे वो भी करूंगा कि आप कोटली में आपकी पार्टी का कमो बेश इस वक्त भी 100 के लगभग कारकुन मौजूद है। ये गुज़श्ता 15 साल से आपकी पार्टी का मेंबर था, आज भी आपकी पार्टी का मेंबर है, लेकिन आपने उनमें से किसी को घास भी नहीं डाला, फोन भी नहीं किया और उनको बाईपास करके और लोगों को पार्टी में लॉन्च कर दिया और उनको अहदेदार बना दिया। वो किस मौके पर रहे जो वो 100 आदमी आपकी पार्टी में था, वो किधर गए? आपने कभी उनसे पूछा भी नहीं है? मेरे ख्याल में ये भी एक प्रोपेगेंडा ही है। बात यह है कि सियासी पार्टियों में एक स्पिरिट होता है कि हम वॉलंटियर कारकुन होते हैं, हम कोई तनख्वाहदार तो होते नहीं है कि फौज की तरह सुबह शाम जो है ना कोई सलाम किया जाए। जो आदमी भी इस पार्टी को अपनी पार्टी बनाता है, हाँ, उसके खिलाफ अगर कोई किसी किस्म का कोई सबूत हो, मतलब जैसे फर्ज करें कि कोटली में आप इस बात पे गवाह हैं कि मैंने हमेशा तरगीब दी है कि जितने लोग ज्यादा शामिल हो सकते हैं, हम फेयर कंपटीशन पे बिलीव करते हैं, हम लोगों की साजिशों पे यकीन नहीं रखते। और यही यही रवैया हमारा हर जगह रहा है। अलबत्ता कुछ लोगों को शिकवा जरूर है और वो होना भी चाहिए इसलिए तो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं एज पार्टी चेयर भी, और फिर एक लॉन्ग एसोसिएट पार्टी चेयरमैनशिप तो एक मिनट, पार्टी चेयरमैनशिप तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम कामरेड रहे। बाज दफा एक परदेश में रहने की वजह से और अपनी मसरूफियात जो गुनागुम मसरूफियात है, मैं उनको बर वक्त टेलीफोन नहीं कर पाता हूँ, किसी वक्त रब्ता नहीं कर पाता हूँ। तो उनका शायद ख्याल हो कि शायद ये किसी और को फोन कर लेते हैं, मुझे नहीं करते। तो इस तरह की दोस्त अहबाब जो है जो उनकी तवक्कुआत है, और मैं उन दोस्त अहबाब से माजरत चाहता हूँ। इसमें कोई इंटेंशन नहीं है और किसी को किसी पे फोकियत का सवाल नहीं है। ये सिर्फ मेरी मसरूफियात है की वजह से मैं अपने सारे दोस्त अहबाब से प्रॉपर्ली गल्फ जोन के कारकुनान ने आपके लिए एक सवाल जोड़ा है राजा कबीर साहब, और शायद कश्मीरी कहते हैं कि गल्फ जोन को अचानक गैर फाल कर दिया गया, क्यों? देखिए, बात यह है कि राजा कबीर साहब और या दूसरे दोस्त हूँ, उनको तो हमने तो ना गैर फाल, हमने वहां तो हमारे खालिद नदीम काशर साहब हैं, राजा साहब जो है, राजा कबीर साहब, ये सारे दोस्त अहबाब हैं। तो वहां एक्टिविटी तो उन्होंने करनी थी, कोई हमने कोई प्रेस स्टेटमेंट जारी की हो या किसी को कहा हो कि इसको गार फार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि ये दोस्त अहबाब जो है वो यानी अगर मुझे, हाँ देखें,
ہم نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ آنے والے کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی اور جانے والے کے لیے کوئی دروازے پہ تالا نہیں لگایا. لیکن جو لوگ بھی اپنے اپنے دیکھیں نا، یہ پارٹی ہے، یہ کوئی فوج نہیں ہے. اس میں جو آدمی بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے گا، جو اپنی لیڈرشپ دکھائے گا، اس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے اور وہ پارٹی کے چیئر کو کہتا ہے کہ یہ رکاوٹ ہے، اس کو دور کر دیجیے، تو اب وہ اگر ہم نے دور نہ کی ہو، اس کے لیے اگر کوئی بھی کہے کہ ہاں جی میں نے یہ ہمارے بات ساتھ کہی. چوکر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. نیتا مشر ہمارے ساتھ موجود ہیں، قیوم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہے، پروگرام دیکھ رہے ہیں. نیتا مشر کا سوال ہے رومن اردو میں سامنے آئی ہے. دنیال عظیم بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہربان نیئر موجود ہیں، محمد عرفان موجود ہیں، ظہیر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، فریاد حسین موجود ہیں، سردار آفتاب خان ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، امتیاز بٹ صاحب موجود ہیں، ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، سردار زاہد آفتاب موجود ہیں، شاید کشمیری موجود ہیں، ملک حبیب موجود ہیں. بڑی تعداد میں لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. جموں کشمیر کا پروگرام ختم کرنے سے قبل آپ کوئی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی خصوصی پیغام جو آپ دینا پسند کریں؟ کورونا بھی ہے، لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں، پریشان حال بھی ہیں، تارکین وطن پوری دنیا میں مسائل کا شکار ہیں، بے روزگاری بڑھ چکی ہے. اس پر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے دوست احباب اور اپنے عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو وبائی جو بیماری ہے، یہ پینڈیمک ہے، یہ عالمی وبائی بیماری ہے. اس میں ڈاکٹر جن پریکاشنری میجرز کے لیے کہتا ہے، لوگوں کو خدارہ اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بھی اور اپنے عزیز و اقارب کی زندگی کو بھی محفوظ کرنے کے اقدامات کرنا چاہیے. اور ہمارے ان جوہلا کے کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور وہ اس عرصے میں گرم پانی پئیں اور اپنا خاص کر کے اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھیں، گیدرنگ میں نہ جائیں. چونکہ آپ ہوں گے تو اس تصویر میں رنگ ہوگا، اور اگر آپ نہیں ہوں گے تو شاید یہ تصویر جو ہے وہ بے رنگ و بے بو ہو. اور اسی طرح اپنے وطن کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ وقتی بالادست طبقوں کے یا حکمران طبقوں کے وقتی فیصلوں سے گھبرانا نہیں، چونکہ قومیں غلام بھی ہوئی ہیں، تقسیم بھی ہوئی ہیں، لیکن شوکت صاحب آپ کی قطع قوم کلامی کے ہوتی ہے، لوگوں نے آپ کی ہمیشہ قطع اپنے وطن کلامی کو چھوڑا ہے. آپ کی قطع کلامی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے جموں کشمیر ٹی وی پر بھی اور جے کے لیکس پر بھی، تو جموں کشمیر ٹی وی پر بہت سارے آڈینس ہیں، وہاں پر پروگرام بڑا ہٹ آپ کا جا رہا ہے، تو ان کی حاضری بھی لگوانی ہے اور کچھ باتیں ہیں جو آپ کے گوشے گزار بھی کرنی ہے اور آپ سے سوال بھی رکھنا ہے. ماد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وی آل وانٹ انڈیپینڈنٹ کنٹری. محمد موسیٰ صادق ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں. فاروق نظر ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد موسیٰ موجود ہیں، ناصر کاظمی موجود ہیں، کہتے ہیں کہ قوم پرستی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے. فاروق نظر ہمارے ساتھ موجود ہیں، زاہد ہاشمی موجود ہیں. واحد قاصر کہتے ہیں وہ تو علاقے بھی مانتے ہیں. شوکت صاحب کسی بات آپ کی پر انہوں نے یہ کہا ہے لیکن وہ یاد نہیں ہے کہ کون سی اسٹیج پر انہوں نے کہا تھا. مسعود حنیف کہتے ہیں جی آزاد کشمیر کے بڑے نامی گرامی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو پی کے یو کے سی کے سب مذہبی قوم پرست پارٹیاں بیرونی ملکوں نے بنا کر دی ہیں. ہمیشہ کشمیریوں کی اپنی کون سی تخلیق ہے قومی آزادی کی جدوجہد کے لیے؟ یہ آپ سوال امپورٹنٹ ہے، اس کا جواب آپ ضرور دیں گے. مسعود حنیف پھر کہتے ہیں کہ لیڈرشپ قوم پرست پارٹی کی تعمیر کے بجائے خود کو نمائشی لیڈر کے طور پر پیش کرنے میں زور دیتی ہے. قوم پرستوں کی چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم اس بات کی علامت ہے. مقبول حسین کہتے ہیں جی کہ سوال 5 اگست کے بعد کی صورتحال کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ تقسیم کشمیر کی سازش تھی، اس پر آپ جواب دیں. 5 اگست دیکھیں کچھ تو باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ تو درست ہیں، اور بالکل یہ بات واضح ہے کہ اگر قوم پرست پارٹیاں جو ہے وہ اپنے اپنے شخصیتوں کے دائروں میں رہ جاتے، بلکہ اپنے وطن کی کو اہمیت دیتے تو اور اپنے وطن کے لوگوں کے دکھ اور درد اور ان کے زندہ مسائل کو سمیٹے، تو یقیناً آج یہ جو غریب پارٹیاں نہ ہوتی بلکہ ایک براڈر بیس ہم ایک بڑی پارٹی بنانے میں کامیاب ہو چکے ہوتے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس میں ہم دوست احباب کو جو ہے وہ بہرحال
अपनी खुद एहतसाबी करते रहना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म ही दरअसल हमें आगे जो है वो बेहतर रहनुमाई कर सकता है। रहा मसला जो है वो जो दोस्तों ने वो किया है कि इट इज ए कंस्पायरेसी, हम इसको एक साजिश समझते हैं 5 अगस्त के जो इक़दाम हैं, और इसीलिए यूके पीएनपी ने इस पे बहुत भरपूर प्रोटेस्ट भी किए, और बहुत मैंने खुद जो है वो कहीं मुजाहिरों को ऑर्गेनाइज किया, रैलीज की, कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद की, क्योंकि हम कौम को ये बताना चाहते थे कि आपको इससे घबराना नहीं है, बल्कि हमारी यूनिटी। हाँ, हम एक बात हमेशा कहते रहें कि आज़ाद कश्मीर की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी लीडर को वहां पर डिक्टेट करने के बजाय वहां की लीडरशिप के व्यूज को, उनकी हिकमत अमली को भी समझने की जरूरत है। जो बदकिस्मती से हमारा ये जो डिक्टेटोरियल किस्म का एटीट्यूड है, और हम उनको हमेशा जो है वो यहाँ से होके तो डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। वहाँ एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है, और वहाँ के लोगों के पास लीडरशिप हमसे ज्यादा बेटर है, उन्होंने ज्यादा बेटर माहौल के अंदर जो है वो तालीम और तरबियत पाई है। तो सो दैट हमें जो है वो ये जो ठेका हमने अपने कंधों पे लिया हुआ है कि हम जाके श्रीनगर को आजाद कराएंगे, तो हमें पहले अपना हक जो है, जहां हम हैं वहां तालीम का हक, वहां रोजगार का हक, वहां बेहतर इदारों का हक, वहां अपनी आजादी और खुद मुख्तारी का हक मनवाना चाहिए। और हमें रियासत की वहदत की बारी बजाय इसके कि हम इस पर मुख्तलिफ किस्म के नारों में अपने आप को तकसीम करें, मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को इस वक्त, और खास करके पॉलिटिकल पार्टीज को, इस बात पे जोर देना चाहिए कि हम एक इकाई हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, और हमारी वहदत बहाल की जाए। और ठीक है सर, आर पार हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, मैं समझता हूँ कि हम बेटरली अपने ऑपरेसर्स को भी डील कर सकते हैं और अपनी आजादी को भी मुमकिन बना सकते हैं। ठीक है सर, 1 घंटा और 7 मिनट हमारे प्रोग्राम को हो गए हैं, तो मेरी छोटी सी गुजारिश है, आपने आपको उसमें जरूर तवज्जो देनी है कि जम्मू कश्मीर टीवी का जो पेज है उस पर बड़ी तादाद में इस वक्त सवालात मौजूद हैं, तो आपने बराए मेहरबानी उस पेज पर जाकर इंडिविजुअली उनके जवाबात आप जरूर दें, ताकि थोड़ा सा जो अवाम है या कोई बात है तो उसमें थोड़ी मालूमात में इजाफा होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया, हमारा प्रोग्राम बड़ा हिट जा रहा है इस वक्त, दोनों पेजों पर बहुत वायरल हुआ, और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर पेज पर बहुत बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं और सवालात भी मौजूद हैं। लेकिन अगर वो उन सवालों को हम लेते हैं तो फिर मजीद 2 घंटे भी हम प्रोग्राम चलाएं तो वो मुमकिन नहीं है कि हम फिर भी उनके जवाब दे सकें। आप बड़ी शख्सियत हैं, आपका बड़ा दिमाग है, और जो इश्यूज हैं रियासत जम्मू कश्मीर के वो इतने बड़े हैं कि उन सब पर बात करने के लिए हमें कई घंटे दरकार है। तो इसी के साथ मैं नाजरीन से ये अपील करूंगा। शौकत साहब, एक और सवाल है आखिरी आपसे, वो प्लीज आप कर दें कि आजाद मीडिया के किरदार पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि फिलहाल तक किसी कॉमर्स पार्टी ने न तो कोई अखबार अपना बनाया है, न टीवी बनाया है, न कुछ बनाया है, तो जो सोशल मीडिया पर चैनल मौजूद है, काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ये थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर प्रोग्राम खत्म करते हैं। जी शौकत साहब। बड़ी गनीमत है कि आप जैसे लोग और बहुत सारे, मतलब जैसे जेके टीवी है, आपका लीक है, और भी दोस्त सब जो अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन भी देना चाहिए, और जो भी हमारे बस में है, क्योंकि ये इस वक्त एक बहुत बड़ा मीडिया है अपने लोगों तक पहुंचने का, और इस मीडिया से जरूर हमें इस्तेफादा हासिल करना चाहिए, इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको मोर स्ट्रेंथन करने की कोशिशें की जानी चाहिए। क्योंकि जेके लीक्स हो गई, या जम्मू कश्मीर टीवी हो गया, या जेके टीवी हो गया, और बेशुमार, मतलब यह है कि जो है ना, मैं नाम लेना मतलब यह है कि जो है ना मुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग, चाहे वो कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में हमारे मतलब यह के लोग हैं, पिंडी, इस्लामाबाद में, तो मैं समझता हूँ कि जो कोई भी ये कोशिश करता है वो आपको एक बेहतर रास्ता दिखाने में अपनी सी कोशिश कर रहा है, और उस कोशिश में आप लोग भी अपना हिस्सा डालिए। बहुत शुक्रिया डोगरा साहब, मैं आपका बहुत ज़ाती तौर पर मशकूर हूँ, और आपके तल्ख और तुंद सवालात को भी हमने सुना, लेकिन चूंकि आप हमारे दोस्त भी हैं और आप एक बहुत जो है वो तजर्बाकार साफी हैं, तो मुझे खुशी हुई है आपको बहुत अरसे के बाद, चूंकि वीडियो पे आपको देखा, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला
آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے اپنی قلم کو بھی اور اپنے دماغ کو بھی استعمال کیجیے، اس میں ضرور۔ شکریہ ناظرین سے اپیل میں کرتا ہوں جی کہ جموں کشمیر ٹی وی کے اور جے کے لیکس کو بھرپور طریقے سے شیئر کریں، لائک کریں، فالو کریں، اور یہی آپ کی طاقت ہے، اس کو مزید مضبوط کرنے میں ہماری مدد دیں۔ میں طلعت بٹ صاحب کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ وہ وہاں سویڈن میں بیٹھ کر پورے ہمارے پروگرام کو انہوں نے اچھے طریقے سے چلاتے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور وہ اس جیسے بندے کی تعریف اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ان کو ایک جنون کی حد تک میڈیا پروموشن کا شوق ہے کہ میں کسی طرح سے کوئی میڈیا ایسا بناؤں، آزاد میڈیا۔ 2-3 اٹیمپٹس وہ پہلے کر چکے ہیں، اب والی اٹیمپٹ ان کے انشاءاللہ کامیاب ہوگی، کامیاب جا رہی ہے۔ تو میں ان کی ان صلاحیتوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے وزڈم کو بھی، اور ان کا جو جذبہ ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو آزاد میڈیا میسر ہے۔ میں شوکت کشمیری صاحب کا، طلعت بٹ صاحب کا اور بڑی تعداد میں جو ناظرین ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔